हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन प्रथम आयस। तो चलिए आज हम इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन मैं आपको इसको करंट से जोड़ करके बताऊंगा कि एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्कटिक सर्कल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ आर्टिकल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट कि आपको अनप्रेसिडेंटेड फायर एक्टिविटी एबव द आर्कटिक सर्कल लिंक्ड टू राइजिंग टेम्परेचर। तो एक तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉज दिखा रहा है कि भाई हम लोग जो क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे रोकने में विफल हो रहे हैं, उसके कारण से यहाँ पे देखा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड जो है ना फायर एक्टिविटी स्टार्टेड हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आर्टिकल। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बहुत डाइवर्स इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या और जो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है, बहुत डाइवर्स है। जैसे यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हो, यहाँ पे रसिया सेंड्स वाइल थाउजेंड्स ऑफ माइल थ्रू आर्कटिक सर्कल अगेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल व्यवसाय से रिलेटेड। यहाँ पे देख रहे हैं कि रसिया ने अपनी सेकेंड एवर क्रूड ऑयल की जो कंसाइनमेंट है, शिपमेंट है, इस आर्कटिकल सर्कल के थ्रू चाइना को भेजा है। देखिए, अगर एशिया से रसिया को अच्छे तरीके से कनेक्ट होना है ना, इवन इंडिया की भी बात चल रही है अभी, जो हम लोग पूरे मेडिटेरेनियन सी होते हुए बिल्कुल रेड सी को क्रॉस करते स्टेट ऑफ हार्मुज से होते हुए जब आते हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और पैसे भी लग जाते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रही है, मैं फिर से यहाँ पे मुद्दा उठा रहा हूँ, टेम्परेचर राइज हो रही है तो आइस कैप जो है ना वो मिल्ट हो जाती है, और आइस कैप मिल्ट होने से वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बर्फ़ है वहाँ पे वो पानी बन जाता है और फिर जो है ना जहाज़ उसमें आराम से चल सकता है। तो ये वाली जो रूट है ना, कहा जा रहा है रसिया के लिए एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि ये एक फास्टेस्ट वे होगा। किसके लिए? बायर्स के लिए भी, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो, और बेचने वालों के लिए भी, क्योंकि उनकी सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ते दर पे बहुत नज़दीक से आ गया। तो आपने देखा होगा कि जो रसिया का एक रीजन है व्लादिवोस्तोक वाला ईस्टर्न रीजन, वो एक्चुअली ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल है, गैस है, पेट्रो है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिसोर्स है। तो ये दोनों तरीके के एस्पेक्ट यहाँ पे मैंने बता दिया। थर्ड मैं आपको दिखा रहा कि इतिहास से ही बताया जा रहा है कि ये जो आर्कटिक सर्कल है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल रिच्ड है, और इस कारण से इस बार आपको पता होगा यूएई के रिक्वेस्ट पे मैनग्रोव अलायंस भी चालू किया गया। कहाँ पे? तो COP27 जो हुआ है आपको इजिप्ट में, यूनाइटेड नेशन FCC का। तो उसी दौरान यूएई ने आर्कटिक सर्कल के साथ मिल करके एक ओपन डायलॉग किया, साथ में किस चीज़ पे? तो क्लाइमेट एक्शंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहाँ पे? विद इन द थर्ड पोल। याद रखिएगा, अगर आप अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करके समझाता हूँ। जब आप अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? बीच से इक्वेटर, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो ये दोनों तो अर्थ की अपनी ओरिजिनल पोल है। इसके अलावा साइंटिफिक नेचर में जो हिमालयन रीजन है, इतना ऊंचा पे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा आइस कैप है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, इसीलिए हिमालय को वर्ल्ड का थर्ड पोल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी। और आप देखो पानी क्यों नहीं होगा? आज रिवराइन स्ट्रीम नदी के रूप में भारत को बहुत ज़्यादा सौभाग्य मिला है कि केवल हिमालय की मैक्सिमम, भारत ही अभी आप नहीं बोल सकते हो, इवन चाइना बोल सकते हो, क्योंकि तिब्बत की बहुत ज़्यादा वहाँ पे नदी आती है। पाकिस्तान इंडस रिवर, हालांकि भारत को भी इसका पानी मिलता है। तो सिंस बहुत ज़्यादा स्रोत है यहाँ पे, सोर्सेस है यहाँ पे वाटर का, इसलिए हम हिमालय को थर्ड पोल भी बोलते हैं। और ये पार्टिकुलर डायलॉग इनिशिएटिव किसका था? यूएई का और आर्कटिक सर्कल का। तो आपने यहाँ पे फिर से देखा कि आर्कटिक सर्कल के जो भी कंट्रीज़ हैं उनका क्या योगदान है आपको क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। तो इस कारण से भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक और मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखा रहा हूँ, और उसके ज़रिए मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा। प्रश्न आपके लिए यहाँ पे देख रहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि वॉलरस क्या है वो चीज़ें जो स्पॉटेड किया गया इन नोवेंडी पोर्ट माइल्स फ्रॉम पोलर आर्कटिक। क्यों ये जो पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म,
वो दूर क्यों चले गए अपने नेटिव जो उनका रीजन हुआ करता था पोलर सर्कल वहाँ से। तो यहाँ भी क्लाइमेट की इशू जुड़ती है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रश्न आपके लिए है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। क्या वॉलरस एक बर्ड है, या मैमल है, या रेप्टाइल्स है, या कुछ भी नहीं है? आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल इस वीडियो के थ्रू ही लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे धरती के दो पार्ट जब आप करोगे ईस्ट वेस्ट, तो वो उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे वाला होता है सॉर्दर्न हेमीस्फीयर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना 62.5 डिग्री के बाद और 90 डिग्री तक, वो सारा आर्कटिक रीजन कहलाता है। और उसी का यहाँ पे टॉप फेसेस है, देख सकते हैं बिल्कुल ही वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ना एक स्टेबल फॉर्म में आइस कैप के फॉर्म में यहाँ पे पानी प्रेजेंट है। और आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन, और बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। और ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों से साथ आगे हम लोग देखेंगे, कुछ पार्टिकुलर कंट्री से घिरा हुआ है। जैसे आपको ऐसे दिख भी रहा होगा ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट का अलास्का है, रसिया है यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट और रसिया यहाँ पे बेरिंग स्टेट से भी जुड़ा हुआ है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रीज है आपको, ठीक है, आइसलैंड है। तो ये सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और हम लोग इसको पार्टिकुलरली बात भी करेंगे। तो ये आपको टॉप व्यू ऑफ द आर्कटिक है, और ये नॉर्दर्न साइड में है, याद रखिएगा। अब हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आर्कटिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टार्क एंड ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ पैक आइस, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ आइस कैप के फॉर्म में, कवर डीप ओशियन कंपोजिंग द प्लैनेट लार्जेस्ट एंड लिस्ट फ्रैगमेंटेड इनहैबिटेड रीजन। तो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ नहीं है, जो भी है यहाँ पे आइस है। और एक तरीके से ये प्लैनेट का लार्जेस्ट जो है ना आइस कैप की तरह पानी का ये क्षेत्र है। होम टू, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, होम टू एन एरे ऑफ स्पीसीज फ्रॉम पोलर बियर्स टू वेल्स। द आर्कटिक फेसेस थ्रेट्स, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आग लग गया, ये सब थ्रेट ही तो हुआ ना, फ्रॉम ऑयल एंड गैस। और जो रसिया अपनी शिप भेज रही है वो ऑयल एंड गैस लेकर के ही भेज रही है, तो यह भी मैंने आपको बता दिया, ये भी कनेक्ट करके। डेवलपमेंट एंड अ चेंजिंग क्लाइमेट, एक पार्टिकुलर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होती है, ये फाउंडेशन है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो स्पेसीज हो, प्लांट्स हो, इन सबको क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो वो वर्क कर रहे हैं किसके साथ मिल करके, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर, चाहे आर्कटिक रीजन के गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, एंड कम्युनिटीज़ लेवल पे, जो किस चीज़ को, तो प्रिजर्व करने के लिए वहाँ की रीजनल बायोडाइवर्सिटी। बिकॉज आर्कटिक इज़ वेरी बायोडाइवर्स, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, आपने साइबेरियन माइग्रेशन का नाम सुना होगा, बर्ड्स का, जो अभी गर्मी के दिनों में इंडिया की तरफ नहीं रह करके पहले साइबेरिया में रहते हैं, और जब ठंडा पड़ती है तो इंडिया की तरफ आ जाता है। द आर्कटिक रीजन कवर्स पोर्ट्स ऑफ 8 कंट्रीज, पार्ट्स ऑफ 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज है इस आर्कटिक रीजन में। जैसे हो गया कनाडा, उसके बाद आपको ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया एंड द यूएसए। दीज कंट्री प्रमोट्स कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशंस एंड इंटरेक्शंस वाया एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। याद रखिएगा, आर्कटिक सर्कल इन सब कंट्री को मिला करके, और इनका काम क्या है कि आर्कटिक्स को किसी तरीके से प्रिजर्व करके रखना। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बोर्डर्स, अगर आप देखोगे तो जो बेरिंग स्ट्रिक्ट है, ये आपको एकदम बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूँ कि आर्कटिक एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे दुनिया के 5 महासागर मिलते हैं। तो उस 5 महासागर में जब मिलती है तो लैंड बाउंड्री कुछ ना कुछ आपस में जुड़ी हुई थी। तो पैसिफिक साइड पे बिटवीन रसिया एंड द यूएसए देयर इज़ अ बेरिंग स्ट्रेट विच आर कनेक्टिंग बोथ ऑफ द लैंड पार्ट। उसके बाद आपका ग्रीनलैंड का आपका जो है ना, यहाँ पे ग्रीनलैंड स्कॉटलैंड रीज है ऑन द अटलांटिक साइड। इट इज़ मोस्ट कवर्ड बाई सी आइस थ्रू द ईयर्स एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन विंटर में तो यहाँ पे पूरे भरे ही पड़े रहते हैं, एक भी जगह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा खाली। उसके बाद द आर्टिक ओशियन सरफेस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे सीजन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो फ्लक्स होती है और आइस कैप का जो मेल्टिंग होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है सैलिनिटी को कम ज़्यादा करने में। अगर आप देखिएगा तो इट्स सैलिनिटी इज़ द लोएस्ट ऑन एन एवरेज ऑफ द 5 मेजर
ओशियन, मतलब सबसे कम कहाँ पे होता है, जहाँ पे 5 मेजर ओशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको इवापोरेशन जो है ना लो होता है, और इवापोरेशन होने से वहाँ पे जो है ना पानी आपको जो है एक तरीके से ज़्यादा निकल जाता है, तो क्या बचता है वहाँ पे, प्रेसिपिटेशन सॉल्ट बचता है, तो इसीलिए वहाँ पे सॉल्ट ही ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे कि एक तरीके से जब यहाँ पे मिलता है आपको महासागर, तो क्या होता है कि नई नई स्ट्रीम्स आकर के यहाँ पे इन्फ्लो कर जाती है, और वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं जो सॉल्ट कंटेंट है उसको कम करके रखता है। समर के टाइम पे देखोगे तो पानी पिघल करके जो आइस कैप है वो बिल्कुल ही 50% के आसपास आ जाता है। तो ये सब सारी कुछ कंसर्न्स फैक्ट्स जुड़े हुए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। वहीं अगर आप देखोगे तो ग्राउंड जो टीम्स है इन ऑल द आर्कटिक कंट्रीज, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिल करके यूनिकली पोजिशनड है टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द आर्टिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आज की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो लोग तो वहाँ भी हैबिटेबल है, और अगर हैबिटेबल है तो आर्टिक काउंसिल तो मान लिया 50-100 साल पहले बना। पहले लोग अपने तरीके से जो है ना उसको प्रोटेक्ट करके रहते थे, जहाँ उसकी हैबिटेशन होती है उसी के हिसाब से जीने की कोशिश करते थे। अब मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक लेकर के आऊँ कि आप किस तरीके से याद रखोगे कि आर्कटिक सी के कंट्रीज कौन कौन से। तो ट्रिक है, ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाई कार। क्या है यहाँ पे, ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाई कार। तो ग्रीन का मतलब ग्रीनलैंड। फिश में आपको केवल लेना है FIS, ठीक है, H छोड़ देना है। तो F से हो गया फिनलैंड, I से हो गया आइसलैंड, S से हो गया स्वीडन। फिर आपका नॉर्वे, तो नॉर्वे तो देश है ही, तो कि नॉर्वे चला गया। फिर आपका कार, तो कार में C फॉर कनाडा, A फॉर अलास्का। और मैंने जो बोला था ना आपको कि बेरिंग स्टेट में USA और रसिया जुड़ा हुआ, तो USA का अलास्का जो स्टेट है ना, जिस तरीके से हमारे देश में राज्य होता है, बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, उसी तरीके से वहाँ पे जो है ना स्टेट है, वो सारे कंट्री इंडिपेंडेंट है और सब मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना हुआ है। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश नहीं है, देश का समूह है, और भारत एक देश है, यहाँ राज्यों का समूह है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलास्का चाहेगा तो 2 मिनट के अंदर अलग हो सकता है, वो बोलेगा हम इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में अगर बिहार बोले कि हम इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं, तो भारत सरकार आज ही वहाँ पे आर्मी, अनलेस की कोई इंपॉर्टेंट रीजन हो, आज ही आर्मी वहाँ पे भेज देगा और कूट देगा नेता सबको। ठीक है, क्योंकि भारत से किसी राज्य को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग एक संघीय संसदीय तरीके से जीते हैं। भारत ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे एक तरीके से सारे देश एक अखंड चीज़ है, जिसमें छोटे छोटे हम लोगों ने अपने शौक से बांटा है। तो कोई कंट्री कोई राज्य ये नहीं बोल सकता कि हम बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार फॉर C फॉर कनाडा, A फॉर अलास्का एंड R फॉर रसिया। तो आपको ये ट्रिक है। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए प्रथम IAS के साथ। थैंक यू।